हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में। उप प्रधानमंत्री संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन समस्त तथ्यों का आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, शपथ कौन कैसे लेगा, सब कुछ व्यवस्था है, उसके कार्य क्या होंगे, लेकिन उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। तो यहां लिखा है, पहला पॉइंट यही है कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन समय समय पर राजनीतिक कारणों से जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल होते हैं वो संवैधानिक प्रावधानों से हट करके इस पद का सृजन करते रहते हैं। इसका सृजन मतलब उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था तब होती है जब जो सत्तारूढ़ दल है, यानी जिसके हाथ में सत्ता है, जिसका लोकसभा में बहुमत है, जिसकी सरकार है, उसमें दो जो है एक समान लोकप्रियता वाले व्यक्ति हों, यानी दो नेता ऐसे हों जो कि लोकप्रियता में लगभग समान हों। तो ऐसे में ये होता है कि भाई प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो जब प्रधानमंत्री वाली बात आती है तो अब एक ही तो प्रधानमंत्री बनेगा, दोनों तो बन नहीं जाएंगे। तो एक को संतुष्ट करने के लिए उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, समझा बुझा करके। तो यह तब होता है जब एक ही मतलब कि लोकप्रियता वाले दो व्यक्ति होते हैं। तो जब एक ही लोकप्रियता वाले दो व्यक्ति होते हैं तब जो है इस तरह से व्यवस्था होती है कि उसको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और इस पद का सृजन जो है वो मंत्रिमंडल करती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन तो ये हुई कि जब एक ही लोकप्रियता वाले, एक ही समान जो है लोकप्रियता वाले दो व्यक्ति होते हैं तब ऐसे एक को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन तब होती है जब कई दलों के गठबंधन से कोई सरकार बन रही हो। अब जब कई दलों के गठबंधन से बन रही है तो उसमें हर दल का अपना नेता होता है, तो सबको संतुष्ट करने के लिए एक को प्रधानमंत्री और बाकी को जो है एक को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो यह एक राजनीतिक मजबूरी का पद है, यह कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए लिखा गया है कि यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है, न कि यह संवैधानिक पद है। इस पद का फ्रेंड्स सबसे पहले सृजन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया। उस समय आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लोकप्रियता थी। उस समय प्रधानमंत्री के दावेदार एक तरह से कह सकते हैं दो लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गांधी जी की पसंद थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो मैंने कहा जब एक ही लोकप्रियता वाले दो व्यक्ति होते हैं तो ऐसी कंडीशन आती है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि पहली बार मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कब किया गया। तो वो होगा पहली बार 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, जब देश हमारा आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिधित्व काल में सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला यही है कि सबसे पहले कब किया गया, 1947 में किया गया। किस प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व काल में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिधित्व काल में हुआ था। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक इस पद पर रहे। ठीक है, तो यहां से यही प्रश्न उठता है कि सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पहले उप प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें आपको
कि संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के जो अन्य सदस्य हैं, अन्य मंत्री हैं, उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। संविधान में के द्वारा जो है जैसे मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की जो कंडीशन है वही कंडीशन जो है उप प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, इनमें दो कोई अंतर नहीं है। लेकिन व्यवहारतः यह जो है प्रधानमंत्री के नीचे माने जाते हैं कि प्रधानमंत्री उस दल में जो है नंबर 1 पे हैं, उसके बाद जो है उप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जहाँ संविधान की बात आएगी, जहाँ संविधान द्वारा दी गई सुविधाओं की बात आएगी, तो जो मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं जो है उप प्रधानमंत्री को मिलती हैं, कोई अन्य जो है अलग से नहीं मिलती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उप प्रधानमंत्री जो है इसका अपना कोई कार्य नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री पद का दायित्व है कि प्रधानमंत्री ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो उप प्रधानमंत्री पद का अपना कोई दायित्व नहीं है। हाँ, बस ये होगा कि जब प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं तो उनके कार्यों को ये कर लेगा, बस। बाकी संविधान में ऐसा कोई दायित्व इनके द्वारा दिया नहीं गया है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ लिखा है कि उप प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री की मृत्यु, त्यागपत्र के पश्चात उसका पद ग्रहण नहीं करेगा। यानी कि अगर मान लो किसी कारणवश प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, तो क्या उप प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा? तो उत्तर होगा नहीं बनेगा। अभी तक आपने जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। तो प्रश्न यही उठता है, क्या यहाँ भी वो नियम लागू होगा प्रधानमंत्री की मतलब त्यागपत्र देने की स्थिति में या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने की स्थिति में? क्या जो है उप प्रधानमंत्री जो है उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा, यानी कि उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लेगा? तो उत्तर है नहीं ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री जैसे जाएगा, आपको जब मंत्रिपरिषद पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के जन्म मरण का केंद्र बिंदु होता है। जन्म मरण का केंद्र बिंदु का मतलब यह होता है कि अगर एक मंत्री त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिमंडल नहीं जाएगी। जैसे मान लो शिक्षा मंत्री है, उसने त्यागपत्र दे दिया तो शिक्षा मंत्री हट जाएगा, बाकी मंत्रिमंडल, बाकी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्री हैं, वो अपना कार्य करते रहेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो सारे के सारे मंत्री को समझ लो त्यागपत्र देना पड़ेगा, पूरी मंत्रिमंडल चली जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिमंडल चली गई। जब पूरी मंत्रिमंडल चली गई तो ये कोई मतलब कि वो मंत्रिमंडल ही खत्म हो गया तो उप प्रधानमंत्री भी खत्म हो गए। इनका जो है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसी तरह प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जा रही है तो मृत्यु की कंडीशन में भी यही होगा। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाएगी तो पूरी मंत्रिमंडल जो है विघटित हो जाएगी और फिर से नया मंत्रिमंडल का निर्माण करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि मृत्यु हो जाएगी या त्यागपत्र दे देगा अगर प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसका पद ग्रहण नहीं करता है। फिर से नया मंत्रिमंडल बनेगा। अब नया मंत्रिमंडल में चाहे इन्हीं को चुन दें, उप प्रधानमंत्री को ही प्रधानमंत्री चुन दिया जाए बहुमत प्राप्त दल द्वारा, या फिर किसी अन्य को चुना जाए, लेकिन उसके मरने और त्यागपत्र देने के तुरंत बाद ये जो है उसके दायित्वों को संभालेंगे नहीं। क्यों नहीं संभालेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देते ही, प्रधानमंत्री की मृत्यु होते ही मंत्रिमंडल तुरंत विघटित हो जाती है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि अब तक जो है कुल 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा इस पद का सृजन किया गया है, जबकि उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या 8 है। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अब तक कुल 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा इस पद का सृजन किया गया है। मैंने कहा कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल करती है। लेकिन अब तक कुल 8 लोगों ने इस पद को धारण किया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 7 ही बार ये व्यवस्था की गई तो 8 लोग कैसे इस पद को धारण कर लिए? तो इसका उत्तर यह है फ्रेंड्स कि 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, मोरारजी से देसाई जनता पार्टी से थे, इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के बाद सारी पार्टियों ने मिलकर के जनता दल बनाया और इन्होंने जो है कांग्रेस के खिलाफ मिलकर लड़ा। तो जब मिलकर लड़े तो जीत गए,
पूर्ण बहुमत में आ गए। तो अब मैंने कहा कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो वहाँ हर व्यक्ति अपने आप में नेता होता है, हर दल का जो मुखिया होता है अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझता है। तो ऐसी कंडीशन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम 2 लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। पहली बार, अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक प्रधानमंत्री और 2 उप प्रधानमंत्री हों, यानी कि एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था जो है कब हुई थी, मोरारजी देसाई के समय में। यानी कि प्रश्न पूछ सकता है आपसे यहाँ पर कि कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जिसके प्रधानमंत्रित्व काल में 2 उप मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर होगा मोरारजी देसाई। वो दोनों उप मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह या जगजीवन राम। या प्रश्न उल्टा ही पूछ सकता है कि चौधरी चरण सिंह किस प्रधानमंत्री के काल में उप प्रधानमंत्री थे, तो उत्तर होगा मोरारजी देसाई। या जगजीवन राम जो है किस प्रधानमंत्री के काल में जो है वो उप प्रधानमंत्री थे, तो मोरारजी देसाई। तो प्रश्न फ्रेंड्स उल्टा सीधा किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहां लिखा है कि अब तक कुल 7 बार हुआ है, 7 बार इस पद का सृजन हुआ है, लेकिन 8 लोगों ने किया। क्यों किया कि जो तीसरी बार हुआ था, तीसरी बार में 2 लोग एक साथ बन गए थे। पद सृजन की दृष्टि से देखेंगे तो 7 बार होगा, जबकि नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 8 बार जो है इस पर पद पर जो है नियुक्ति हुई, 8 बार व्यक्तियों की नियुक्ति हुई। ठीक है, तो पद सृजन तो 7 बार हुआ और नियुक्ति व्यक्ति की 8 बार। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोरारजी देसाई के समय में 2 उप प्रधानमंत्री साथ साथ थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ आपको और बता दें कि उप प्रधानमंत्री का, जैसा मैंने कहा कि इसका कोई अपना कार्य नहीं होता, ना ही इसके कोई अधिकार है। इसकी नियुक्ति, इसका जो योग्यता, सब कुछ वही है जो एक सामान्य मंत्री की होती है। मंत्रिपरिषद में आपको जो भी बताया गया कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, वो शपथ कहाँ लेता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, ये सारी इसके नियम जो है, सारे के सारे नियम जो है वो उप प्रधानमंत्री के रूप में भी लागू होते हैं। क्योंकि उप प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं है कोई इनको शपथ अलग से दिलाता है। जैसे अन्य मंत्रियों की शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है, वैसे ही उप प्रधानमंत्री की शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्री भी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उप प्रधानमंत्री भी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सारे गुण जो है एक मंत्री के हैं, जो जैसे उनकी व्यवस्था बताई गई थी वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो उप प्रधानमंत्री पर भी लागू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है कि उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इसका कार्यकाल क्या है, इसकी शपथ कहाँ लेता है, इसकी योग्यता क्या है, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड देखिए चौधरी देवीलाल जो है ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जो कि 2 बार जो है उप प्रधानमंत्री बने, 2 प्रधानमंत्री के काल में उप प्रधानमंत्री रहे। वो प्रधानमंत्री कौन थे, बीपी सिंह 1989 और 90 में, और चंद्रशेखर 90 और 91 में। तो इन दोनों मंत्रित्व के काल में, प्रधानमंत्री के काल में जो है चौधरी देवीलाल जो है वो उप प्रधानमंत्री रहे। तो प्रश्न यहाँ से भी उठा सकता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो 2 बार उप प्रधानमंत्री के पद पर रहा, तो वो है चौधरी देवीलाल। या इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो 2 प्रधानमंत्री के काल में उप प्रधानमंत्री रहा, चौधरी देवीलाल। या ये भी पूछ सकता है कि चौधरी देवीलाल जो है किस प्रधानमंत्री के काल में जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे, तो बीपी सिंह, चंद्रशेखर। तो बीपी सिंह 1989 से 90 और चंद्रशेखर 90 से 91। ठीक है, इनके प्रधानमंत्रित्व काल में चौधरी देवीलाल जो है 2 बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अंतिम बार फ्रेंड्स उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है वो 2002 में किया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है उप प्रधानमंत्री का दायित्व दिया गया था, इनको इस पद पर नियुक्त किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जो है फ्रेंड्स अंतिम उप प्रधानमंत्री हैं। अभी तक जो है अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन हुआ है, तो लाल कृष्ण आडवाणी 29 जून 2002 से लेकर के 22 मई 2004 तक ये अपने पद पर रहे हैं।
पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब थे? 47 से 50 तक। और लाल कृष्ण आडवाणी कब रहे हैं? 2 से लेकर के 4 तक। और 4 के बाद से लेकर के अभी तक जो है सिर्फ प्रधानमंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री कोई नहीं बना है। ठीक है, उसका कारण भी एक है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है लगभग 2004 के बाद मनमोहन सिंह रहे हैं 10 साल, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी हैं। तो 2004 के बाद से कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। ठीक है, इसीलिए अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन होंगे? लाल कृष्ण आडवाणी होंगे। अब पहले जो है वल्लभ भाई पटेल होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 8 अभी तक जो बने उप प्रधानमंत्री हैं उनका नाम लिख दिया गया है। आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन इनमें से उप प्रधानमंत्री बना, कौन नहीं बना है, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। देखिए, पहला जो है उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे थे मोरारजी देसाई। तीसरे में 2 लोग थे। मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री बने, पहले ये उप प्रधानमंत्री थे, और जब ये प्रधानमंत्री बने तो जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, इनके काल में 2 लोग जो थे ये उप प्रधानमंत्री थे। आपको बताया गया है, मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम 2 लोग थे। ठीक है, तो पहले नंबर पटेल, दूसरे पे मोरारजी देसाई, तीसरे वाले में जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, लेकिन व्यक्ति के रूप में चौथे हो जाएंगे वो। फिर YV चाहवाड़, चौधरी देवीलाल 2 बार लिखा गया, क्योंकि 89 से 90 भी देवीलाल थे जब जो है BP सिंह की सरकार थी, और 90 से 91 में भी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने जब चंद्रशेखर की सरकार थी। ठीक है, इसके अलावा अंतिम जो है आडवाणी हैं। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। तो फ्रेंड्स, उप प्रधानमंत्रियों की सूची भी आपको दे दिए हैं कि 8 लोग जो बने थे अब तक, तो आप इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ से भी छांटने के लिए प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे उप प्रधानमंत्री के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है, क्या नहीं है, वो सब कुछ आपको समझा दिया गया है। उम्मीद है कि आपको यह क्लास जो है अच्छी लगी होगी। जो कुछ समझाने और बताने का प्रयास किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, क्या आप TGT सामाजिक विज्ञान, PGT सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट JRF की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा, और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स, ऐप को डाउनलोड कीजिए। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।